हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो हम आज पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड। ये आपके 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में के अंदर आता है। ये जेनेटिक कोड हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये सबसे ज़्यादा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने एक सेंट्रल डॉग्मा में एक प्रोसेस पढ़ी, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बना उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और डीएनए से डीएनए बना था उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। तो अब देखो क्या हुआ कि जो रेप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए बनना और ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये बेस है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर में, है ना। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। अब इसका क्या मतलब है कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री का बेस पेयरिंग का मतलब क्या है कि जैसे एक डीएनए से दूसरा डीएनए जो बना वो हमेशा पहले वाले डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। जबकि और ट्रांसक्रिप्शन में भी ऐसे ही हुआ था कि जो टेम्पलेट डीएनए है, टेम्पलेट जो डीएनए की स्ट्रैंड है उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री नया एमआरएनए या आरएनए बना था। ठीक है, अब जो है, अब जो लास्ट जो एक प्रोसेस जो सेंट्रल डॉग्मा की वो है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के अंदर आपको पता है कि एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता क्योंकि ये यहां पे क्या है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और ये कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड के सीक्वेंस में, एमिनो एसिड के सीक्वेंस में। अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस AGUC, ठीक है, जबकि एमिनो एसिड का अलग से ग्लाइसिन, टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं, सबका अलग अलग ही होता है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि क्या कारण हो सकता है, क्या ऐसा इसमें कोड है जिससे ये एमिनो एसिड बनते हैं। भाई देखो 4 कोड है सिर्फ, AGUC। अब इस 4 कोड से पूरे के पूरे 20 एमिनो एसिड बनाने हैं, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे 20 एमिनो एसिड बने? तो साइंटिस्टों ने सोचा कि कुछ तो ऐसा कोड होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोड में जैसे कोई कोडॉन होता है तभी जाके कोई अमीनो एसिड बनता है। तो सबसे पहले सोचा कि अगर एक जो न्यूक्लियोटाइड का जैसे कि AGUC, अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड को कोड करवाऊंगा एक अमीनो एसिड से तो टोटल 4 ही बनेगा, यहां से कोई और बनेगा यहाँ तो टोटल 4 ही बनेगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 की पावर जितने क्या कहते हैं, जैसे कि अगर एक बना रहा है तो 4 होता है। फिर कुछ साइंटिस्ट पर ये सोचा कि चलो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर किसी ने सोचा कि दो मिलके अगर बना लें तो कितने अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, जैसे कि A और G मिलके बना दिया, किसी कोड कर लिया, फिर C और U ने मिलके कोड करा लिया, इस तरीके से। तो देखा 4 की पावर 2 से देखोगे तो टोटल 16, अभी भी 20 अमीनो एसिड नहीं बन पाए, तो अभी भी 4 अमीनो एसिड कम पड़ रहे हैं। तो फिर क्या किया कि 3 अमीनो एसिड को लिया, 3 न्यूक्लियोटाइड को लिया, A, G या C, T, U, इस तरीके से G इस तरीके से, और 3 को लेके देखा तो देखो 4 इसमें से ऐसे करेंगे 4 की पावर 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 64। तो ये जो है 64 ये राइट हुआ क्योंकि 64 कोडॉन टोटल बनते हैं और इसी से जो है 3 स्टॉप कोडॉन है और बाकी 61 जो है वो टोटल 20 अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये गैमो ने बताई थी, जो एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ऐसे बताया था। और फिर फाइनली ये हुआ कि जो न्यूक्लियोटाइड के 3 के सीक्वेंस मिलके एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक है, और इसको कहते हैं ट्रिपलेट। ये याद रखना, इसको कहते हैं ट्रिपलेट, डेसिफेरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो डेसिफेरिंग ये बताता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड जो है मिलके जो है एमिनो एसिड बनाएंगे, कितने एमिनो एसिड बनाएंगे और कितने ग्रुप्स होंगे, ठीक है, हाउ एंड विच ग्रुप्स, क्योंकि हर एक एमिनो एसिड अलग अलग ग्रुप में होते हैं। तो इस तरीके से कि कितने टोटल सीक्वेंस मिलके उसका एमिनो एसिड को कोड करेंगे, ये सारे के सारे आते हैं डेसिफेरिंग में, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक वर्ड है डेसिफेरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो डेसिफेरिंग का मतलब होता है कि इस चीज का पता लगाना कि कितने जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस मिलके
किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है और वो एमिनो एसिड जो है कौन से ग्रुप में रहता है, कौन से ग्रुप में आते हैं। तो अभी हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स के बारे में। इससे पहले अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट ने इन जेनेटिक कोड के लिए कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि जेनेटिक कोड एक बहुत कॉम्प्लिकेशन था, जो डिसेफरिंग जो था वो बहुत मुश्किल काम था, ठीक है। इसमें मतलब बहुत सारे फिजिसिस्ट लगे, बायोकेमिस्ट लगे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट लगे और अलग अलग फील्ड के जो साइंटिस्ट हैं मिलके इन्होंने काम किया, तब जाके जेनेटिक कोड के बारे में पता लगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। सबसे पहले है अपने जॉर्ज गैमो, ठीक है। ये फिजिसिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि कितने कोडोन मिलके एक एमिनो एसिड को कोड करता है। तो जो हम पढ़ते हैं आज की ट्रिपलेट जो है, 3-3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मिलके एक एमिनो एसिड को कोड करता है, ये जॉर्ज गैमो ने बताया था, ठीक है। इसके बाद जो है बात करते हैं H.G. खुराना, मतलब हरगोविंद खुराना। ये एक इंडियन साइंटिस्ट है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इन्होंने क्या किया था, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर बनाया था। मतलब क्या कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि जैसे होमो मतलब यू 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 यू, इस तरीके से इन्होंने आरएनए का निर्माण किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए यू इस तरीके, तो कोपॉलीमर का मतलब ए यू इस तरीके से, और ये हो गया यू, जो मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, उसी का पॉलीमराइजेशन करके फिर देखा। तो ये सबसे पहले जो निर्माण किया था ये H.G. खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना। उसके बाद बात करते हैं सेवेरो ओकावा। ये भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक एंजाइम आइसोलेट किया था। उस एंजाइम का नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। अब ये एंजाइम क्या करता था, ये टेम्पलेट फ्री आरएनए का निर्माण करता था। अब देखो कैसे टेम्पलेट फ्री, जैसे आरएनए हमेशा ना डीएनए से होते हुए बनेगा, पहले डीएनए के टेम्पलेट को यूज करते हुए आरएनए बनेगा, जबकि यहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, टेम्पलेट फ्री आरएनए का, इसमें डीएनए की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आरएनए का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो सबसे पहले जो टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाया था ये सेवेरो ओकावा। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट थे नीरेनबर्ग, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेल फ्री प्रोटीन का सिंथेसिस किया था और इसके बाद ही पता चला था कि जेनेटिक कोड किस तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। अब देखो जेनेटिक कोड जो है उनके फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या इनमें ऐसे गुण हैं जिनको हमको याद करना चाहिए, और क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके फीचर्स हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो बताएं, स्टार्ट कोडिंग। हमेशा एक स्टार्ट कोडोन होता है AUG, जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है, और ये आपको याद रखना है, एक कोडोन फिक्स है, ये हर जहाँ पे ट्रांसलेशन होगा वहाँ पे ये आएगा और इस ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेगा। दूसरी बात, ये यूनिवर्सल होते हैं, मतलब जेनेटिक कोड जो है यूनिवर्सल होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कि AUG जो है मिथ्योनिन को कोड करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाओगे मिथ्योनिन को ही कोड करेंगे। दूसरा जैसे कि GGG, ये ग्लाइसिन को अगर कोड कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में GGG तीनों मिलके ग्लाइसिन को ही कोड करेंगे। अगर ये किसी mRNA में GGG कोडोन है तो हमेशा वहां पे ग्लाइसिन एमिनो एसिड आके ही जुड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो है नॉन ओवरलैपिंग। कहने का मतलब कि इस mRNA में जैसे कि ये सीक्वेंस है AGUUCGA है, तो अभी ओवरलैपिंग नहीं है कि पहले इसको पढ़ लिया फिर इससे पढ़ लिया फिर यहाँ से ऐसे ओवरलैपिंग नहीं है, पढ़ा जाता है हमेशा ऐसे 3-3 के पेयर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग। स्टॉप कोडन की बात करें, 3 यहाँ पे स्टॉप कोडन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, UAA, UAG और UGA, उआ, उआग, उगा, ठीक है। तीनों का नाम याद रख लेना, तीनों स्टॉप कोडन है। ये कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ये होते हैं जहां पे mRNA में ये आ गए वहां पे ट्रांसलेशन रुक जाता है, वहीं पे प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, ठीक है। तो जहां जहां पे तीनों कोडन में से कोई भी एक कोडन होगा वो वहां पे ट्रांसलेशन है वो बंद हो जाएगा, वहां पे कोई भी अमीनो एसिड आके नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इनका अमीनो एसिड नहीं है। फिर आता है अनएम्बिजियस। अनएम्बिजियस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि GGG जो है, अगर ये ग्लाइसिन को कोड कर रहा है तो GGG ग्लाइसिन को ही कोड करेगा, ऐसा नहीं है GGG जो है सीरीन को कोड कर लेगा। तो 1 कोडोन कोड फॉर 1 एमिनो एसिड, ठीक है। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, अब देखो ग्लाइसिन जो है GGG से तो कोड होता ही होता है, साथ में GGC से भी होता है, मतलब GGG से तो होता ही है, GGC से भी होता है। इसी तरीके से और भी अमीनो एसिड, मतलब एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्लाइसिन जैसे इन दोनों से हो गया, और भी बाकी जो भी अमीनो एसिड है, क्योंकि 61 कोडोन है तो अब 61 मिलके 20 अमीनो एसिड बनाने हैं, तो इस तरह कोई 6 कोडोन मिलके किसी एक अमीनो एसिड, 6 है
कोडोन जो अलग अलग हो एक अमीनो एसिड को बनाते हैं। तो इस तरीके से ये डीजेनरेट कहलाता है। कॉमा फ्री का मतलब होता है जैसे ये पूरी आरएनए की सीक्वेंस है, ठीक है, ए यू सी सी जी जी यू यू ए। अब इसमें कोई कॉमा नहीं लगाना बीच में, है ना, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कॉमा है 3 के बाद, ऐसा नहीं, कॉमा नहीं है, सीधा डायरेक्ट पढ़ा जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल फीचर्स है इनके एक जेनेटिक कोड के, आपको ये याद करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछते भी हैं कि इनमें से कौन सा फीचर्स जेनेटिक कोड का है। अब बात करते हैं म्यूटेशन की। अब जेनेटिक कोड की हेल्प से म्यूटेशन कैसे पढ़ा जाता है। देखो कोई भी सीक्वेंस है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ये एक ए जी जी सी यू 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 ए जी जी सी सी, इस तरीके से ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये कोई mRNA का सीक्वेंस है। अगर यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूशन हो, ठीक है, पहला तो है सब्सटीट्यूशन, मतलब क्या होगा, इस U की जगह चेंज होके बाकी सारा सेम है, ए जी जी, ठीक है, सी, U की जगह आ गया सी, यू यू ए जी जी सी सी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया और U से हो गया C, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ से 3-3 का कोडोन है, यहाँ से ऐसे 3-3 के कोडोन से अमीनो एसिड बनेंगे। तो अब जो है ये जो U बदल गया, तो यहाँ से कोई अमीनो एसिड, जैसे कि ये अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, ये अमीनो, अब इसमें क्या होगा, बाकी तो सारे अमीनो एसिड सेम होंगे, बस इस एक अमीनो एसिड में गड़बड़ हो जाएगा। तो चेंज इन ओनली वन अमीनो एसिड। तो अगर क्वेश्चन भी पूछे कि कौन से म्यूटेशन में एक ही अमीनो एसिड में पूरे चेंज जो होती है उसमें से सिर्फ एक ही अमीनो एसिड में चेंज आता है, तो आप करोगे सब्सटीट्यूशन। दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, या तो कोई एडिशन होता है, ठीक है, या डिलीशन होता है, एडिशन या डिलीशन। अब एडिशन या डिलीशन से क्या मतलब है, मैं इसी पे समझा देता हूं। जैसे कि ये कोई सीक्वेंस है, अब इस सीक्वेंस में मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इस यहाँ पे कोई और ऐड हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लूँ, ठीक है, ए ऐड कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो इसका ये mRNA कैसे बनेगा कि ए जी जी, ये तो पहले जैसे ही अमीनो अम्ल बन जाएगा, सी यू यू, ये भी पहले जैसे ही अमीनो अम्ल बन जाएगा, जबकि ये जो है यहाँ पे ए आया। अब देखो पहले यू ए जो कोड कर रहा था, अब क्या हो रहा है, ए यू ए, एक नया कोड बन गया, ठीक है। अब ये पूरा नया है ये, और इसके बाद वापस देखो ये बन गया 3, आगे ये आगे खिसक जाएगा, ए जी जी। अब देखो जी जी सी था, अब बन गया ए जी जी, नया कोड बन गया। तो कहने का मतलब इसके बाद, इस पॉइंट के बाद जहाँ पे नया ऐड हुआ है, इस पॉइंट के बाद आगे वाली पूरी की पूरी चेन जो है वो पूरी की पूरी बदल जाएगी, मतलब पूरी फ्रेम जो है उस साइड शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पूरी की पूरी फ्रेम बदल गई, ये बहुत घातक होती है, यहाँ जो है लीथल जिसे बोलते हैं, बहुत नुकसान बहुत करती है। दूसरा बात है डिलीशन, सेम चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे कोई डिलीट कर दूँ, ये जैसे यू डिलीट कर दिया, तो देखो ये तो ए जी जी सेम आ गया, सी सी यू भी सेम आ गया, बट अब जो है नया बनेगा वो क्या बनेगा, ए जी, और ये बन जाएगा जी सी सी। तो ये भी नया और ये भी नया अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड बनाएगा। तो इस तरीके से इनमें म्यूटेशन भी इस तरीके से म्यूटेशन होता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जेनेटिक कोड के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ट्रांसलेशन बात करेंगे। ये ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले जेनेटिक कोड जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप एक बार रीडिंग मारना, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में।